हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे थॉमस हिल ग्रीन के विचार। इसमें हम देखेंगे टी.एच. ग्रीन के दंड संबंधी विचार। सबसे पहले हम दंड संबंधी विचार देखेंगे, फिर इनका पूरा जो योगदान है, मूल्यांकन, वो सब देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके दंड संबंधी विचारों से, जो कि BA सेकेंड ईयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं। ग्रीन का दंड संबंधी सिद्धांत उसके राज्य संबंधी सिद्धांत का आधार है। उनका मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों की सुरक्षा राज्य कुछ दंडात्मक उपायों के द्वारा ही कर सकता है। ग्रीन का मानना है कि राज्य में कुछ अराजकतावादी तत्व भी होते हैं जो समाज हित को हानि पहुंचाते हैं। इनका निराकरण दंड द्वारा ही संभव हो सकता है। समाज में हत्या, हिंसा, चोरी आदि अपराध व्यक्ति को उत्तम जीवन बिताने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए यदि व्यक्ति दूसरों को स्वतंत्रता तथा अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप करता है तो उसे राज्य उसको दंडात्मक उपायों से ऐसा करने से रोक सकता है। ग्रीन ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता हो तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसे दंड देकर समाज के अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित बनाए और अपराधियों का दमन करे। ग्रीन के समय में 3 प्रकार के दंड के सिद्धांत प्रचलित थे। सबसे पुराना सिद्धांत है प्रतिशोध सिद्धांत। अपराधी को अपराध के अनुकूल सजा का समर्थक था। दूसरा सिद्धांत है निवारक सिद्धांत। इसका उद्देश्य है अपराधी को ऐसी सजा देना ताकि वह दोबारा अपराध करने से डरे। और तीसरा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य अपराधी को आपराधिक प्रवृत्ति में सुधार लाना ताकि वह भविष्य में कोई ऐसा अपराध ना करे। ग्रीन ने इन तीनों सिद्धांतों के दोषों पर भली भांति विचार करके इसका खंडन किया। उसने कहा कि दंड का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्र वातावरण और उपयुक्त परिस्थितियां बनाना तथा इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना है। उसने कहा समाज विरोधी तत्व से निपटने के लिए दंड का होना जरूरी है। उसके अनुसार प्रत्येक अपराध राज्य द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले स्वतंत्र जीवन और संपत्ति के अधिकारों पर किए जाने वाले कुठाराघात हैं। इसीलिए दंडात्मक शक्ति प्रभावशाली होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने दंड के क्या नैतिक आधार बताए हैं। तो दंड के जो नैतिक आधार हैं, पहला है दंड का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य ऐसी परिस्थिति पैदा करना है जिसमें समाज का प्रत्येक सदस्य अपने नैतिक विकास के लिए आवश्यक कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। दूसरा है यह अपराधी का नैतिक सुधार करता है। दंड से व्यक्ति की नैतिक चेतना जागृत होकर अपराधी को नैतिक पथ पर ले जाती है। और फिर देखते हैं हम, इस प्रकार दंड द्वारा समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाकर व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन व योग्य परिस्थितियों को बनाए रखा जाता है। व्यक्ति को उत्तम जीवन बिताने के लिए उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं युद्ध संबंधी विचार। टी.एच. ग्रीन के युद्ध संबंधी जो विचार हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की आलोचना करते हुए युद्ध को एक बुराई मानते हैं। वह हीगल के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि युद्ध व्यक्ति के नैतिक स्तर को ऊंचा करता है। ग्रीन का मानना है कि युद्ध मानव के जीवन को नष्ट करता है। उसका कहना है कि युद्ध अनावश्यक, हानिकारक और अनैतिक उपकरण है। युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है। पूर्ण राज्य को युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। उसने कहा कि युद्ध केवल विशेष परिस्थितियों में ही सापेक्ष हो सकता है, परंतु पूर्णतः उचित कभी नहीं हो सकता। ग्रीन का कहना है कि युद्ध की कोई भी अवस्था मनुष्य द्वारा जीवन के विकास को सही नहीं बना सकती, परंतु उसकी गलती को उसके समस्त पक्षों पर सदैव नहीं मढ़ा जा सकता। विश्व युद्ध बंधुत्व की भावना को ठेस पहुंचाता है। युद्ध जब हम राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध को किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के अधिकार को वंचित करता है। युद्ध एक
अपूर्ण राज्य का लक्षण है। उसके अनुसार युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि राज्य अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। राज्य का संगठन जितना अधिक पूर्ण होगा, युद्ध के अवसर उतने ही कम होंगे। टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आंतरिक संगठन जितना ही अधिक पूर्ण होता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के ध्येय और अवसर उतने ही अधिक लुप्त या कम होने लगते हैं। एकता के बंधन दृढ़तर हो जाते हैं। ग्रीन का कहना है कि युद्ध गलतियों को सुधारने का उचित साधन नहीं हो सकता। यह किसी राज्य का आधारभूत तत्व नहीं है। युद्ध सामान्य हित के विपरीत होता है, इसलिए कुछ स्वार्थी तत्वों के हितों को पूरा करने के लिए सामान्य हित की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार ग्रीन हीगल द्वारा प्रतिपादित युद्ध संबंधी विचारों का पूर्ण खंडन करते हैं। उनका कहना है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए राज्य के पास युद्ध के अलावा अन्य बहुत सारे साधन होते हैं। युद्ध एक अनैतिक साधन है, इससे मानवता का भारी नुकसान होता है, इसलिए युद्ध हर अवस्था में अवांछनीय और अनुचित है। आगे हम देखते हैं टी.एच. ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचार। संपत्ति के बारे में टी.एच. ग्रीन ने का जो दृष्टिकोण है वह उदारवादी है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार का उपसिद्धांत स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि एक व्यक्ति को अपने कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक नैतिक आदर्श के अनुसार निर्धारित करने का अधिकार है तो उसके पास आवश्यक साधन भी होने चाहिए। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति का होना अपरिहार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति पैदा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक समाज में सामाजिक कार्यों में भाग लेने की शक्ति होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संपत्ति समाज के सर्वोत्तम जीवन में सहायक बनने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक और उपयोगी साधनों का समूह होती है। यह इच्छा पूर्ति का साधन है। टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि संपत्ति उन मानव साधनों का योग है जो मनुष्य में आत्मानुभूति के सिद्धांत के स्वतंत्र विकास और सामान्य हित में योग देने के लिए आवश्यक हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग करते हुए शाश्वत चेतना के अंश मानव आत्मा के जिन वस्तुओं को प्राप्त कर लिया है वह उसी का प्रतिफल है। आगे हम देखते हैं ग्रीन ने व्यक्तिगत संपत्ति के दोषों को दूर करने के भी सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि बड़े बड़े भूपतियों के वर्ग का उन्मूलन करके असीमित असमानता को कम किया जा सकता है। वह ऐसी संपत्ति की व्यवस्था का विरोध करता है जो विशेष वर्ग के हितों का पोषक हो। उसका कहना है कि भूमिहीन संपत्तिहीन वर्ग का जन्म पूंजीवाद का परिणाम न होकर दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का परिणाम है। जब राज्य अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेता है तो इस प्रकार की संपत्ति प्रणाली का जन्म होता है जो बहुत अधिक दोषपूर्ण होती है और दोषपूर्ण प्रणाली का व्यक्तित्व संपत्ति को नष्ट किए बिना ही सरकारी कानून बनाकर निराकरण करना संभव होता है। ग्रीन समाजवादियों के संपत्ति संबंधी विचारों का खंडन करते हुए कहता है कि संसार में संपत्ति की विषमता का अस्तित्व में रहना आवश्यक मानता है। समाजवादियों का कहना है कि व्यक्तिगत संपत्ति और संपत्ति की विषमता ही समाज के सब दोषों का कारण है। अब हम देखते हैं इनके जो जितने भी विचार हैं उन सभी की आलोचना। ग्रीन के व्यक्तित्व संपत्ति संबंधी विचारों की अनेक आधार पर आलोचना की गई है। उसकी आलोचना के निम्न आधार हैं। यह सिद्धांत परस्पर विरोधाभासी है। एक ओर तो ग्रीन संपत्ति के संचय की छूट देता है और दूसरी तरफ भू संपत्ति के संग्रह को दरिद्रता का कारण मानता है। और इसका अगली देखते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग सामाजिक हित के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार ग्रीन के सामाजिक संपत्ति संबंधी विचार अत्यंत संकीर्ण व परस्पर विरोधी हैं। ये वर्ग संघर्ष के पोषक हैं। उसके विचार आधुनिक समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन का राजनीतिक विचार या राजनीतिक चिंतन में योगदान क्या है। ग्रीन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। उनके दर्शन में सत्तावाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उसने व्यक्ति और राज्य दोनों को समान महत्व देकर आदर्शवाद को अधिक अक्षय बनाया है। उसने व्यक्तिवाद को नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान किया है। इससे उदारवाद का सच्चा रूप निखर कर सामने आया है। इसी कारण E.N. वर्जन ने उसे 20वीं शताब्दी के उदारवाद का जनक कहा है।
तो अब हम देखते हैं कि ग्रीन का योगदान क्या है राजनीतिक चिंतन में। पहला है उदारवाद और उपयोगितावाद को समसामयिक बनाना। ग्रीन ने उदारवाद और उपयोगितावाद में आवश्यक संशोधन करके इसे समयानुकूल बनाकर इसमें नवजीवन का संचार किया है, सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल के समय तक आते आते उपयोगितावाद निष्प्राण हो चुका था। बेंथम और मिल ने मनुष्य के कारणों का मूल प्रेरणा स्रोत विशुद्ध स्वार्थ बुद्धि और सुख को मानकर इसे कोरा सुखवाद बना दिया था। लेकिन ग्रीन ने पूर्ववर्ती उपयोगितावादियों के विचारों में बिखरे हुए सिद्धांतों का एकीकरण किया और परस्पर विरोधी विचारों को नया रूप दिया। आगे इनका योगदान देखते हैं। आदर्शवाद का नया रूप। उसने हीगल के राज्य को साध्य मानने के विचार का खंडन किया, युद्ध की अनिवार्यता को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वयं एक साध्य है और उसके हितों का राज्य के लिए बलिदान करना न्यायोचित नहीं है। उसने आगे कहा कि युद्ध किसी भी स्थिति में अपरिहार्य नहीं हो सकता। उसने अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करके युद्धों से दूर रहने की सलाह दी है। अगला योगदान देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा। ग्रीन ने स्वतंत्रता को नए सिरे से परिभाषित करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है। उसने स्वतंत्रता को शाश्वत चेतना के साथ जोड़कर इसे एक नैतिक मांग का रूप दिया और इसे मानव चेतना के नैतिक विकास की अनिवार्य परिस्थिति बताया। आगे देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करना। ग्रीन ने कहा कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना, इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना उसका प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख कर्तव्य है। इसी में उसका सामाजिक कल्याण उद्देश्य निहित है। उसने कहा कि राज्य को सर्वसाधारण के कल्याण के लिए शिक्षा, सुरक्षा, मद्यपान पर रोक, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि करने चाहिए। आगे देखते हैं। राज्य का आधार संबंधी सिद्धांत। ग्रीन उन सभी राजनीतिक विचारकों के विचारों का खंडन किया जो राज्य का आधार शक्ति को मानते हैं। ग्रीन ने कहा कि राज्य का जो आधार है वह इच्छा है, ना कि शक्ति। उसने बताया कि शक्ति पर आधारित राज्य अपूर्ण राज्य होते हैं, उनमें स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता है। जन सहमति पर आधारित राज्य ही पूर्ण और स्थायी राज्य होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।